हेलो फ्रेंड्स, मालती जोशी जी की एक कहानी सुना रही हूँ। प्रतिष्ठा। साड़ियों का ढेर जैसे जैसे ऊंचा होता जा रहा था, कम्मों का दिल बैठा जा रहा था। उन कीमती साड़ियों की चकाचौंध से उसकी आंखें पथरा गई थी और भैया थे कि उन्हें एक भी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। अम्मा के दिए हुए 200 रुपए उसकी मुट्ठी में पसीज रहे थे, पर उन्हें भैया को सौंपने का उसका साहस नहीं हो रहा था। भैया के उस और बैठी भाभी भी शायद इसी संकोच में डूबी हुई थी, इसीलिए अपनी पसंद नापसंद का इजहार करने से कतरा रही थी। अम्मा ने रुपए उन्हीं के सामने तो दिए थे। जब वे चलने लगे तो अम्मा ने एक और लेकर उसे हौले से समझा दिया था, पैसे बच जाएं तो एक धोती तू अपनी भी ले लेना, पर पहले से बोलना नहीं। कम्मों ने सोच लिया था कि पैसे बच रहे तो अब वह अम्मा के लिए भी एक अच्छी सी साड़ी ले लेगी। पता नहीं कब से वे ही पुरानी चली आ रही हैं। भैया की शादी पर 4-6 साधारण सी जुड़ गई थी बस। समधियाने से आई हुई कामदार साड़ियां तो अम्मा ने चाची को ही पकड़ा दी थी। अब मुझ पे क्या ऐसी धोती अच्छी लगे, अम्मा कहती रही। पर सच तो यह था कि वे चाची को कुछ अच्छा सा देना चाहती थी। भैया की शादी की सारी टीम टाम उन्हीं की बदौलत संभव हुई थी। वहीं बारात चढ़ी थी, उसी बंगले में डोला उतरा था, फिर बदले में कुछ तो करना ही था। घर से चली थी तो लगा था अम्मा ने उसके हाथ में खजाना रख दिया है। यहाँ आकर अपनी हैसियत पता चलती है। उसे तो मालूम भी ना था कि दुनिया में इतनी महंगी साड़ियां बिकती हैं। अपनी याददाश्त में उसने सबसे महंगी साड़ी भैया की शादी के लिए खरीदी थी, 90 रुपए में। एट होम के दिन पहनी भी थी, पर एन वक्त पर चाची ने घुड़क दिया, ये जापानी जॉर्जेट कहाँ से उठा लाई बन्नो, आजकल कोई पहनता भी है। और फिर उन्होंने अपनी ही एक भारी चंदेरी निकाल कर दी थी। पूरी शादी भर चाची अम्मा को, दीदी को, कम्मों को साड़ियां पहनाती रही और नौकरों चाकरों के बीच फुसफुसाती भी रही। दुल्हन का चढ़ावा तो बाद में जाएगा, पहले तो इन्हीं लोगों का नेक करना पड़ता है। उस अपमान की याद से उसे झुरझुरी सी हो आई। आंखें खोलकर देखा, भैया उसी तरह देख परख रहे थे। भाभी चुपचाप सिर झुकाए हाँ हूं कर रही थी। अचानक उसे एक काल्पनिक सहेली की याद हो आई। भैया आप लोग देखिए, मैं जरा सुकेश से मिलाऊं, टेस्ट का पूछ लूंगी, कल कॉलेज नहीं गई थी ना। और रुमाल में बंधे मुड़े तुड़े नोट भैया को पकड़ाकर बाहर चली आई। बाहर आते ही लगा एक बोझ सा सिर से उतर गया है। वह कुछ देर तक पड़ोस की दुकान पर रेशम की लच्छियों का मोल भाव करती रही, साड़ियों के फॉल्स देखती रही। 15-20 मिनट बाद दुकान में लौटी तो साड़ी पैक की जा चुकी थी। भैया ने 10 रुपए और बिल उसे थमा दिया। 178 की साड़ी, 12 का ब्लाउज पीस। बिल देखा और उसे खुद ही झेप आई। उसे इस तरह फौरन बिल नहीं देखना चाहिए था। भाभी ने क्या सोचा होगा, लेकिन भैया को भी इस तरह बिल और बचे हुए पैसे लौटाने की क्या जरूरत थी। अब भाभी ने पूछा, अब क्या घर चलो, भैया ने रूखी आवाज में जवाब दिया। तब कम्मों को ध्यान आया कि उनका चेहरा तमतमाया हुआ है। इस तरह अचानक मूड उखड़ने का कारण उसकी समझ में नहीं आया। पहले तय हुआ कि लौटते समय कॉफी हाउस चलेंगे, इसीलिए शायद भाभी ने पूछा भी था। वैसे एकाएक प्रोग्राम बदल जाने का कम्मों को दुख नहीं हुआ। भैया के साथ कॉफी हाउस जाते उसे डर भी लग रहा था। एक आध बार सहेलियों के साथ जरूर गई है वहां, पर तब तो मन पर कोई टेंशन ही न रहता था। लेकिन भैया के सामने वह छुरी कांटे से खा भी न सकेगी, न ही हाथ से खाने का उसे साहस होगा। भाभी के सामने ही झिड़क देते भैया तो और किरकिरी हो जाती। तांगे में बैठकर सीधे वे लोग घर ही आ गए।
भाभी को ये तांगे बहुत भा गए हैं, बस जब भी बाहर जाएंगी इन्हीं पर। तांगे से उतरकर कम्मो तो सीधे घर आ गई। भैया भाभी सामने शर्मा जी के यहाँ अपने डेरे में चले गए। जब भी कम्मो उन्हें वहां जाते देखती है, मन इतना भारी हो जाता है, भाभी के आने का आनंद ही आधा रह जाता है। जब पहली बार उसे मालूम हुआ था कि इन लोगों के लिए शर्मा जी के गेस्ट रूम लिए जा रहे हैं, तो उसे बहुत बुरा लगा था। उसने अम्मा से कहा भी था, यह क्या करने लग जाती हो अम्मा तुम, पता है भैया इतने नाराज होंगे। कुछ नाराज नहीं होगा, उसी ने लिखा है, अम्मा ने धीरे से कहा। तो वह सन्न रह गई। भैया की शादी चाचा जी के इलाहाबाद वाले बंगले में हुई थी। वहां न तो वह बंगला अपना सा था न भाभी। यहाँ अपनी भाभी को निकट से देखने का, पहचानने का, प्यार जताने का सपना था उसका, पर वह भी झन्न से टूट गया। जब वहीं रहना था तो शर्मा जी को क्यों नहीं लिख दिया, वही इंतजाम कर जाते। उसने भुनभुनाते हुए कहा। अम्मा कुछ नहीं बोली, हंसकर रह गई। इस व्यवस्था से वे खुश थी या नाराज पता ही नहीं चला। बड़ी जल्दी आ गए रे तुम लोग, अम्मा ने आते ही टोक दिया। दरअसल वे जो पूछना चाहती थी वह कम्मो ताड़ गई थी। उत्तर देने से बचने के लिए चुपचाप कपड़े बदलने चली गई। बाहर निकलकर देखा, पीछे वाले दालान में नई साड़ी का पैकेट लिए अम्मा खड़ी हैं और सामने हुई मुद्रा में भैया खड़े हैं। उसे पसंद नहीं आई क्या? साड़ी की मुलायम सतह पर हाथ फेरते हुए अम्मा ने सहमे स्वर में पूछा। पसंद आने का सवाल कहाँ उठता है? मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम्हें रुपये देने की क्या जरूरत थी, और वह भी उसके सामने। मुझसे कह भर देती मैं। लेकिन बेटा, ये हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, तू तो उसे जिंदगी भर पहनाएगा उठाएगा। हाँ हाँ, आपकी तरफ से देना था, इसीलिए तो कह रहा हूँ। पहली बार घर पर आई है, उसके पीहर वालों ने सोचा होगा कुछ चीज बनवा कर देगी। वह ना सही, पर कम से कम साड़ी तो ढंग की देनी थी। 200 रुपल्ली देकर भेज दिया। जानती हो, उसके घर में पहनने की साड़ियां 150 से कम की नहीं है। भैया की आवाज क्रमशः ऊंची होती जा रही थी और उसी अनुपात में अम्मा का चेहरा काला पड़ता जा रहा था। कम्मो का मन हुआ कि भैया को जोड़ कर पूछे, रुपये तुम्हारे लिए रुपल्ली में कब से बदल गए? कम्मो बेटे, हमारा सामान लगा देना, गुसल खाने से निकलते हुए बाबूजी ने आवाज दी। जी बाबूजी, कम्मो ने कहा और अम्मा की तरफ देखने लगी। सोमवार है ना आज, अम्मा ने अस्फुट स्वर में कहा। तो वह समझ गई। उसने खूंटी से झोला निकाला। उसमें बाबूजी की रेशमी धोती, गरम शॉल तहा रख कर रखी थी। फिर रेशमी आवरण में लिपटी पोथियों के ढेर में से 16 सोमवार व्रत की कथा निकाली। ये कहाँ की तैयारी हो रही है? भैया ने गुर्रा कर पूछा। गर्ग साहब के यहाँ। ताई जी 16 सोमवार कर रही हैं। अम्मा, आज तो उद्यापन होगा ना? हाँ, अम्मा ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। दोनों हाथों से सिर थाम लिया भैया ने। आप लोगों ने क्या मेरी बेइज्जती कराने की ठान ही ली है? वे बिलख कर बोले। क्यों, अब क्या हो गया? अम्मा ने घबरा कर पूछा। क्या आज वहां जाना इतना जरूरी है? जरूरी तो है ही बेटा, 16 सोमवार ये ही जाते रहे, उद्यापन तो इन्हें ही करवाना होगा। सो तो करवाना ही होगा, नहीं तो मेरी नाक कैसे कटेगी? भैया ने तिक्त स्वर में कहा। अम्मा को भी तैश आ गया। इसमें नाक कटने की कौन सी बात है? पूजा ही तो करवा रहे हैं, कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिन भर तंबाकू मसलते हुए खुले बदन बैठे रहते हैं, सो भी बहुत अच्छा करते हैं। आप धुआंती रसोई में सबको कांसे की थालियों में खाना खिलाती रही हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है। 15 दिन पहले से पत्र लिख दिया था, पर घर में ढंग के 4 कप प्लेट भी न ला सके आप लोग। फिर बार बार बहू को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? गलती हो गई बेटा, बापूजी संध्या वंदन करके दालान में आ गए थे। बहुत गलती हो गई बेटा, जो हमने निमंत्रण दिया। दरअसल हमें याद ही नहीं रहता कि तुम अब सिविल सर्जन के दामाद हो। हमें बहुत तुम्हें
अभी अपना मुन्ना ही समझते चले आ रहे हैं, जो इसी टूटे फूटे घर में बड़ा हुआ है, इसी जजमानी के बल पर ही जिसे मैंने। और दरवाजे की ओर देखकर बाबूजी एकदम चुप हो गए। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे में सिर झुकाए सहमी सुकड़ी भाभी खड़ी थी। सबको यूं एकाएक अपनी ओर घूरते देख और भी सकुचा गई। कम्मो के पास आकर धीरे से बोली, दीदी दीदी, बाहर कोई आए हैं, बाबूजी को पूछ रहे हैं। कम्मो दौड़कर बाहर देख आई और बताया कि महेश भाई आए हैं, बाबूजी को लिवा ले जाने के लिए। अम्मा ने कातर दृष्टि से भैया की ओर देखा। आपकी मर्जी में आए सो कीजिए, भैया ने कहा और तीर की तरह बाहर निकल गया। कम्मो, महेश से कह दे त्रिपाठी जी को बुला लें, हमारा जाना नहीं हो सकेगा। साहब बहादुर का ऑर्डर नहीं है। और बाबूजी आंगन में जाकर खटोले पर लेट गए। देर होती देख महेश भाई दनाते अंदर चले आए। चाचा जी कहाँ हैं कम्मो? नहा रहे हैं क्या? जल्दी कर लेते तो ठीक था, 2 घंटे पूजा में लग जाएंगे, फिर खाना। रात के 12 बजना तो निश्चित है। और मुसीबत तो ये है कि अम्मा ने आज हमको सबको भूखा मार डाला है। महेश भाई बोलते बोलते चुप हो गए और वातावरण का जायजा लेते हुए बोले, कम्मो बात क्या है? बात कुछ नहीं है, आप जरा देर बैठिए, भाभी ने एकाएक आगे बढ़कर कहा तो अम्मा और कम्मो दोनों चौंक पड़ी। महेश भाई की ओर एक स्टूल सरकाते हुए भाभी पूजा को घर की ओर चली गई। पटरे पर झोला रखा था और आसपास ढेर सी चीजें थी। उन सबको झोले में ठूस कर कम्मो को दिखाया। दीदी ठीक है? कम्मो को हंसी आ गई। झोला हाथ में लेकर उसने फालतू चीजें निकाल कर यथास्थान रख दी और कहा, अब ठीक है। चश्मा रह गया है, अम्मा ने धीरे से याद दिलाया। फौरन ढूंढ ढांड कर उसे भी रखा गया। अरे वाह, भाभी जी तो एकदम एक्सपर्ट हो गई, महेश भाई बोले। एक्सपर्ट कहाँ हुई, अभी अभी तो सीख रही हूँ, भाभी ने सलज्ज मुस्कान के साथ कहा। और फिर कम्मो से बोली, बाबूजी से कह दीजिए सब तैयार हैं। बाबूजी से कहना नहीं पड़ा, आंगन में बैठे बैठे सब सुन ही रहे थे। उठे और भारी भारी कदमों से महेश भाई के पीछे चल पड़े। उनका सिर झुका हुआ था और मुद्रा भी खिन्न थी। जाते हुए महेश भाई फिर एक बार लौटकर भीतर आए। चाची आप लोग भी ज्यादा देर न कीजिएगा, मैं अभी माँ से एक्सप्रेस पूजा करवाता हूँ, बस आप लोग फटाफट आ जाइए। महेश भाई के सामने अम्मा मुस्कुराती रही, पर उसके जाते ही एकदम उदास हो गई। वहीं दीवार के सहारे धम्म से बैठ गई। थोड़ी देर में ये कैसा सा नाटक हो गया था। अम्मा जी, क्या हम लोगों को भी जाना है वहां? भाभी ने पूछा। हाँ बेटा, जाना तो था, बिना जाने बूझे तुम लोगों का भी निमंत्रण ले बैठी हूं मैं। अम्मा ने ऊं सांस भरकर और चुप हो गई। उन्होंने देखकर कम्मो का जी कैसा तो हो गया। आज के भोज का कल तक कितना उछाह था मन में। सोचा था अपनी सुंदर सुशील एमए पास बहू को लेकर शान से वहां जाएंगी। अब तक तो लोग होनहार बेटे को लेकर ही उनके भाग्य को सराहते थे। अब राम जानकी का जोड़ा देखेंगे तो बधाइयों का तांता लग जाएगा। सारी उमंगों पर पानी फिर गया था। वहां कौन सी साड़ी पहनकर चलूं अम्मा जी? भाभी पूछने लगी तो अम्मा ने चकित होकर सिर उठाया। पहन लो कोई अच्छी सी, उन्होंने अस्फुट स्वर में कहा। ये नई वाली पहन लो? अम्मा ने चुपचाप पैकेट हाथ में पकड़ा दिया। वे अनमनी सी हो रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सीधा पल्लू लूं या यही ठीक रहेगा? भाभी जैसे पीछे पड़ गई थी। देखो बहू, इस बार अम्मा की आवाज जरा तेज थी, पहले अपने साहब से पूछाओ, बाद में हंगामा वो करेगा और पड़ोस में फजीहत हमारी होगी। यह कोई तुम्हारा बंगला नहीं है, घर से घर सटा हुआ है, जरा जरा सी बात पर लोग कान। पर भाभी के कानों तक जैसे अम्मा की बात पड़ी ही नहीं। कम्मो को खींचती हुई बोली, चलिए दीदी, आज आप हमारी पसंद की साड़ी पहनेगी। और उसे घसीट कर ही अपने साथ ले गई। शर्मा जी के यहाँ गेस्ट रूम में अंधेरा था, दरवाजे खुले हुए थे। भाभी ने अंदर पहुंचकर स्विच दबाया और कमरे रोशनी से नहा उठा। पलंग पर भैया गुमसुम से लेटे हुए थे। दोनों को देखकर उन्होंने दीवार की ओर मुंह फेर लिया। भाभी ने अपना सूटकेस उठाकर कम्मो के सामने उलट दिया। लगा जैसे फिर से वह चैताली के शोरूम में पहुंच गई है।
दीदी, अम्मा जी सोच रही होंगी कैसी लालची लड़की है ना? क्यों? एकदम नई साड़ी ही मांग बैठी। पर क्या करूं, नया कपड़ा देखते ही मन फिसल जाता है ना। कम्मो पूछना चाह रही थी, क्या आपको साड़ी सचमुच पसंद आई है? पर अवसर ही न मिला। भाभी भैया का सूटकेस खोलकर उनके कपड़े निकाल रही थी। प्रेस बंद पजामा कुर्ता उनके सिरहाने रखते हुए भाभी ने उन्हें झकझोरा। अब उठिए भी, यह कोई सोने का वक्त है? मुझे परेशान मत करो, भैया गुर्राए। नहीं करूंगी। बस आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, देर हो रही है ना। कहाँ जाना है? वहीं जहां बाबूजी गए हैं। मैं नहीं जाऊंगा, बस बोर मत करो। अब भैया ने चादर मुंह तक ओढ़ने की कोशिश की, पर भाभी ने बीच में ही पकड़ लिया और कहा, वहां जाएंगे कैसे नहीं, 16 सोमवार का निमंत्रण है। इस तरह नकारा जाता है कहीं? पाप लगता है। भैया एकदम उठ बैठे। वहां तुम तो एकदम अच्छी खासी पंडिताइन बन गई यहाँ आकर। पाप पुण्य की बात करने लगी। उनके स्वर में व्यंग था। तो पंडिताइन नहीं हूं क्या? मैं कोई अंग्रेज हूँ? पंडित के घर पैदा हुई हूँ, पंडित के घर ब्याही गई, और क्या कहेंगे मुझे? फिर एकदम भैया के पास बैठकर नरम स्वर में बोली, देखो प्लीज, आज मना मत करना। तुम्हें हमारी कसम है। सोचो तो, आज अगर हम लोग न गए तो 4 लोगों के बीच अम्मा जी बाबूजी का क्या साख रह जाएगी। अपने घर में तो हम अपनी मर्जी से जीते ही हैं, यहाँ आकर अगर सबका मन ना रख सके तो आने का अर्थ ही क्या हुआ। कम्मो चुपचाप वहां से खिसक गई। उस अंतरंग वातावरण में अपनी उपस्थिति उसे फालतू सी महसूस हुई। और फिर घर आकर घर पर अम्मा भी थीं, अकेली उदास। वे क्या यूं ही उदास रहेंगी? खुशी के ये थोड़े से क्षण उनके साथ भी तो बांटने होंगे।